तो बाइनरी सोल्यूशन मींस ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ टोटल दो कंपोनेंट हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इस रेशियो को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। 5 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन? जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 300 ml ऑफ वाटर। अमाउंट गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन ये अमाउंट गिवन है तो सॉल्यूट का अमाउंट निकल आएगा। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का अमाउंट है तो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का अमाउंट। क्या क्या कहा गया है? डेंसिटी गिवन है 2 मोल्स पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज दिस मच, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये जनरल तरीका है कि जो भी दिया गया उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन लिख पाएंगे यूजिंग डेफिनेशन। तो एक एटम का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट शुड बी इक्वल टू परसेंटेज। कि तुम खुद ये काम कर सकते हो, नीट सिलेक्शन कर सकते हो, तो डेफिनेटली नीट सिलेक्शन हो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? तो आज आपके लिए लेके आए हैं मोल कॉन्सेप्ट का ही दूसरा लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोल के बारे में जुड़ी हुई बेसिक सी बातें समझी थी कि मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोल को हम कैसे क्वांटिटी कैलकुलेशन में यूज करते हैं और मोल के बेसिस पे कैसे रिएक्शन को समझते हैं। आज हम उसी चीज को जोड़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन से, कि सॉल्यूशन में रिएक्शंस को कैसे समझा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस हमारी सॉल्यूशन के अंदर होती हैं। एंड लास्ट टॉपिक पे हम जाएंगे देन एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आज बच्चों हम लोग समझेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। अगर बात की जाए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं कि अगर हमने दो चीजों को मिला दिया, जैसे मान लो तुमने पानी में चीनी मिला दी, मिट्टी में लोहा मिला दिया, क्या इनको सॉल्यूशन कहा जाएगा? तो दो टाइप के हम मिला सकते हैं, एक को बोलते हैं मिक्सचर और एक को बोलते हैं सॉल्यूशन। अंतर क्या है दोनों में? सपोज तुमने पानी में चीनी मिला दी, सिर्फ पानी में चीनी ऐड की, उसे चम्मच से स्टर नहीं किया, उसे गर्म करके डिसॉल्व नहीं किया, तो चीनी का ज्यादातर पोर्शन नोटिस करोगे वो नीचे सेटल कर जाएगा, राइट? और अगर उस पानी को ड्रिंक किया जाए तो हमें उस पानी की स्वीटनेस अलग अलग टाइम पे अलग अलग फील होगी। ऊपर वाले लेवल का पानी थोड़ा कम स्वीट होगा, जबकि जो नीचे में पानी बचेगा उसे हम यूजुअली देखेंगे तो ज्यादा स्वीट फील होगा। तो कह सकते हैं कि जो चीनी है, शुगर का वाटर के अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम मिक्सचर ही बोलते हैं। लेकिन अगर इसी में हम चीनी को स्टर कर दें अच्छे से, पूरे सॉल्यूशन में शुगर का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म कर दे, तो जब हम यूनिफॉर्म तरह की मिक्सिंग करते हैं, होमोजीनियस मिक्सिंग करते हैं, तो ऐसे मिक्सचर्स को कहा गया सॉल्यूशंस, या प्रिसाइजली इनको कहा गया ट्रू सॉल्यूशन। क्योंकि आगे हम दो टाइप के और सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। बट सॉल्यूशन में सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन है विच आर होमोजीनियस, जहां पे जिस चीज को भी हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसका कॉम्पोजिशन सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म होगा, हर जगह एक समान होगा। इन सिंपल वर्ड, पानी में अगर शुगर डिसॉल्व की तो उस पानी की स्वीटनेस यूनिफॉर्म होगी, चाहे हम उस पानी का थोड़ा सा लेवल ड्रिंक करें, चाहे पूरा का पूरा पानी ड्रिंक कर जाए। तो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। और सॉल्यूशन में बच्चों दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्यूट, व्हाइल द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। तो यूजुअली जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्यूट कहा जा रहा है, एंड यूजुअली जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्वेंट कहा जा रहा है। अगर ऐसे पहचानना है तो किसी भी सॉल्यूशन में जिसका कॉम्पोजिशन सबसे हाई है, जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है, उस कंपोनेंट को कहा गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन को फिजिकल अपीयरेंस देता है, और सॉल्वेंट के बेसिस पे ही हम सॉल्यूशन को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे हम सॉल्यूशंस को 3 बेसिक टाइप में डिफाइन करते हैं, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं तुमसे कहूं सॉल्यूशन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो तुम इमेजिन कर रहे हो दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। बट अगर सपोज एयर को देखो तो एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। एयर भी हमारा कैसा है? गैसियस सॉल्यूशन। अगर एलॉयज को देखो, एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड मेटल्स, एलॉय इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। तो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे मोस्टली हम जो कंसीडर करते हैं
दोज आर अवर लिक्विड सोल्यूशन। सॉल्वेंट के अलावा जितना भी कंपोनेंट है, जितनी भी चीजें बची, उन सारे कंपोनेंट्स को कहा गया सल्यूट। यानी किसी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट माना जाएगा, बाकी सबको सल्यूट माना जाएगा। बाकी सबको क्या माना जाएगा? सल्यूट। और इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन बाइनरी है, टर्नरी है, या टर्शरी और आगे का है। तो बाइनरी सॉल्यूशन मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ टोटल दो कंपोनेंट हैं, यानी एक कंपोनेंट हमारा बन जाएगा, एक कंपोनेंट बन जाएगा सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा सॉल्यूट। यानी ऐसे सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट टोटल होंगे। ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम केमिस्ट्री में समझते समय सॉल्यूशंस को बाइनरी कंसीडर करके ही डील करते हैं। अब बच्चों, सॉल्यूशन से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, जो हमारा आज का सबसे मेन डिस्कशन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? जैसे कहा जाए पानी में चीनी मिलाई, पानी में शुगर को डिसॉल्व किया, तो मैंने कहा 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व की, मैंने कहा 5000 किलोग्राम शुगर डिसॉल्व की, मैंने कहा कि 50,000 टन शुगर डिसॉल्व की। तीनों केस में मैंने तुम्हें शुगर का अमाउंट बता दिया। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द स्वीटनेस ऑफ दैट वाटर? वो स्वीटनेस ज्यादा होगी, कम होगी, मॉडरेट होगी? क्या हम बता पाएंगे? तो अगर तुम्हारा जवाब है हम बता पाएंगे, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने जितनी शुगर का अमाउंट बोला, सारी शुगर मैंने ओशियन में डाल दी, क्या समुद्र का खारा पानी मीठा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम अकेले सॉल्यूट या अकेले सॉल्वेंट के अमाउंट से कभी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ नहीं बता पाते। दैट स्ट्रेंथ इज आवर कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन का बेसिक मतलब है सॉल्यूशन की पावर, सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग बना है। शुगर इन वाटर सॉल्यूशन है तो वो कितना ज्यादा स्वीट है, ये मेजरमेंट हमारी कॉन्सेंट्रेशन है। सॉल्ट इन वाटर है तो वो कितना ज्यादा सॉल्टी है, ये मेजरमेंट हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। सो कॉन्सेंट्रेशन के लिए बच्चों हमें दोनों चीजें चाहिए, कितना सल्यूट मिलाया गया और कितने में मिलाया गया, दोनों बातें चाहिए। सो कॉन्सेंट्रेशन जितने भी पढ़ोगे सबका यूनिफॉर्म फॉर्मूला, हम हमेशा एक सिंगल फॉर्मूले में डील करना चाहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है रेशियो, किसका? सल्यूट कितना मिलाया गया, कितने सॉल्वेंट या कितने सॉल्यूशन में। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि 5 ग्राम शुगर को मैंने 10 ml पानी में मिलाया, तो अब तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि पानी की स्वीटनेस कम होगी, ज्यादा होगी, ठीक ठाक होगी, कैसी होगी। सो कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली amount of solute dissolved in total amount of either solvent or solution, total amount of either solvent or solution। इस रेशियो को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अब अमाउंट यानी कि क्वांटिटी, और अमाउंट को बताने के हमारे पास न्यूमरस तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल मास में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी और क्वांटिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म बन जाते हैं। मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन, मास बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, मोल बाय मोल कॉन्सेंट्रेशन, मोल बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, मोल बाय मास कॉन्सेंट्रेशन। तो जितने भी कॉन्सेंट्रेशन तुमने देखे, सुने, समझे या आगे कभी सुनोगे, वो सब ओवरऑल इसी जनरल फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन में भी हमें अलग अलग 10 फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं, हमें सिंपली इतना समझना है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज बेसिकली अ रेशियो, और उसी रेशियो को हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करके अलग अलग नाम देंगे। सो अगर कभी कहा जाए मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ आइदर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अगर कहा जाए मोल बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आइदर और सॉल्यूशन। सो हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ एक टर्म ऐसा आता है जिसमें हम डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का अमाउंट लेते हैं, दैट इज अवर मोलैलिटी। बाकी जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं उन सब में हम सॉल्यूशन का अमाउंट लेंगे, टोटल अमाउंट सॉल्यूशन का लेंगे। फॉर सिंप्लीफिकेशन
आगे जहां भी मैं सिंबल यूज करूंगा, ए विल रिप्रेजेंट सॉल्वेंट, बी विल रिप्रेजेंट solute, W will represent mass, V will represent volume, and N will represent mole. तो ये हम सिंबल आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को समझते हैं, दैट इज अवर परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंट मींस पर 100, यानी कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन को 100 में बताएं, जब हम ये बताते हैं कि कितना सल्यूट डिसॉल्व्ड है, कितना सल्यूट डिसॉल्व्ड है 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको कहा गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज का? सी फॉर्मूला वही जनरल फॉर्मेट से ही चलेगा, अमाउंट ऑफ सल्यूट divided by total amount of solution, यानी कि A plus B, total amount of A plus B। याद रखना यहां पे A और B solution का total amount लिया जाएगा, and because this is part of 100 so merge करके हो जाएगा 100। तो यहां पे बच्चों अलग अलग टाइप के परसेंटेज डिफाइन किए गए, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज mass by volume, percentage mole by mole और percentage volume by volume। बहुत सारे अलग अलग टाइप के परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं। मैंने बोला अमाउंट को हर बार डिफाइन करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होंगे। तो मास बाय मास मींस मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास ऑफ सल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अकेला यही है जिसकी यूनिट आएगी, क्योंकि बाकी सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की यूनिट सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी मास ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, एंड दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सल्यूट divided by total volume of solution multiply by 100. So we have 4 different type of percentage composition. अगर इन जनरल सिर्फ परसेंटेज बोला गया तो डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि वो परसेंटेज मास बाय मास है, यानी कि वो हमें 100 ग्राम में इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 5% कहा गया, इसका मतलब 5 ग्राम डिसॉल्व्ड है 100 ग्राम सोल्यूशन में। टोटल सोल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो हमारे पास सॉल्वेंट सल्यूट 5 ग्राम है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कितना सल्यूट डिसॉल्व्ड है 100 ऑफ सॉल्यूशन में, कितना सल्यूट डिसॉल्व्ड है 100 ऑफ सॉल्यूशन में। और आगे के लिए बच्चों किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मास एंड मोल, दीज टर्म्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर बदलने से सिर्फ वॉल्यूम वाली क्वांटिटी बदलती है, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो कभी भी अगर पूछा जाए कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, नीट में ये बात पूछ ली जाती है, तो कभी भी ये पूछा जाए कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो तुम्हें बस फॉर्मूले को देख के ये सोचना है कि उसके टर्म में वॉल्यूम आता है या नहीं आता है। दिस वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दिस वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम टर्म आ रहा है। This one is temperature independent. Again, this one is temperature dependent. तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम टर्म आ गया तो वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज बाकी जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिनमें वॉल्यूम नहीं आता है वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। 5 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, परसेंटेज बोला गया, बताया नहीं कि कौन सा, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको मान लेंगे मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट। फटाफट इसका आंसर निकाल लेते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल के देखो कि क्या आंसर आता है। 5 ग्राम कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अगर तुम्हारा आंसर 25% आया तो यानी तुमने बात को ध्यान से समझा नहीं, सुना नहीं। फिर से देखो,
5 ग्राम कॉस्टिक सोडा को डिसॉल्व किया गया 20 ग्राम वाटर में। सो परसेंटेज मास बाय मास विल बी, सल्यूट हमारा है 5, डिवाइड में टोटल मास ऑफ सोल्यूशन रखना है 5 ग्राम प्लस 20, तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन विल बी 25। हालांकि अप्रोक्सीमेट करेंगे हम कई सारी जगह, बट बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे। सो दैट विल गिव यू 20% ऑफ सोल्यूशन। तो ध्यान रखना है कि हमें मोलैलिटी के अलावा बाकी जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स के अंदर कॉम्पोजिशन या डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है। बाकी कन्वर्जन जैसे हमने सीखा है पिछले लेक्चर में वैसे ही किया जाएगा। सेकेंड इज अवर मोलैलिटी। मोलैलिटी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अगर डेफिनेशन समझेंगे तो उसी से हमारा टर्म का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। मोलैलिटी बताता है कि सल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। सो मोलैलिटी हमें मोल पर लीटर की इंफॉर्मेशन देता है। अगर हम फॉर्मूले को ही देख लें या यूनिट को ही समझ ले तो हमें सारे टर्म्स के फॉर्मूले डायरेक्टली मिल जाएंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी विल बी मोल ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड दैट वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। इस वॉल्यूम को हम किस में रखेंगे? लीटर में। अब केमिस्ट्री में हमारे पास ज्यादा बड़े सोल्यूशन तो होते नहीं है, मोस्टली वॉल्यूम हमें ml में दी जाएगी, तो फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं। मोल ऑफ solute, solute will be B, right? Yes, solute will be B. So mole of solute divided by volume of solution, और अगर हम सोल्यूशन की वॉल्यूम को ml में रख रहे हैं तो ml टू लीटर कन्वर्जन के लिए डिवाइड में 1000 आएगा, वही 1000 मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया, वही 1000 मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया। सो दैट विल बिकम फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी अगर हम वॉल्यूम को ml में रखना चाहते हैं। यूनिट विल बी मोल पर लीटर, इसी का दूसरा नाम है मोलर, या इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल M से। तो सपोज m/10 लिखा है, m/10 का मतलब क्या है कि उस सोल्यूशन की मोलैलिटी 1/10 है। m/10 का मतलब सोल्यूशन की मोलैलिटी 1/10 है। m इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। और यहीं से अगर हम चाहें, क्योंकि मोल कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो मोल कैन बी रिटन एज मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। तो मोलैलिटी का बच्चों एक और यूज होता है कि मोलैलिटी की मदद से हम सोल्यूशन में सल्यूट के मोल्स भी निकाल सकते हैं, सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के मोल्स भी निकाल सकते हैं। और क्योंकि यहां पे वॉल्यूम में बात हो रही है, दैट मींस दिस इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। चलो फटाफट एक बेसिक फॉर्मूले से समझते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर डिसॉल्व्ड in 300 ml of water to obtain m/10 aqueous solution. So the meaning of m/10 is कि हमारा जो concentration है that is 1/10। अगर हम फॉर्मूला सीधे लगाना चाहें तो molarity is equal to mole of solute divided by volume of solution in milliliter multiplied by 1000. That is the formula of our molarity. So यहां से मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है, मोलैरिटी दैट इज 1/10, वॉल्यूम दैट इज 300 डिवाइडेड बाय कन्वर्जन फैक्टर 1000, कि जब भी हम मोल निकाल लें वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। अगर मिलीलीटर में गिवन है तो हमें उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दैट विल बी 0.03 मोल्स, यानी कि नाइट्रिक एसिड के इतने मोल डिसॉल्व किए जाएं, कितने? 0.03 मोल डिसॉल्व किए जाएं, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो 300 ml पानी में डिसॉल्व करने पे 1/10 मोल्स पर लीटर का सोल्यूशन बनेगा। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 0.03। 0.03। सो दैट इज द बेसिक यूज ऑफ कंसंट्रेशन कन्वर्जन, कंसंट्रेशन टर्म विच इज मोलैरिटी। अगला टर्म समझते हैं, पहले एक एक करके सारे टर्म समझेंगे, फिर इनको मिक्स करके इनके क्वेश्चन समझेंगे।
तो फिलहाल हम बेसिक कंसंट्रेशन और उनके फॉर्मूलों को समझ रहे हैं। अगला टर्म आता है विच इज मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज सिमिलर टू परसेंटेज, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना है परसेंट में हमने 100 में बताया था, फ्रैक्शन हमें 1 में बताएगा। फ्रैक्शन इज अवर पार्ट ऑफ 1। इसका मतलब फ्रैक्शन हमें बताता है कि सल्यूट के कितना पार्ट डिसॉल्व है, 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। एंड अगर हम मोल की बात कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन मींस मोल का फ्रैक्शन, तो कितने मोल सल्यूट डिसॉल्व है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलर फॉर्मूला बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। वहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, क्यों? क्योंकि वहां पे 100 का पार्ट था, यहां पे 1 का पार्ट है तो मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 1 नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। जैसे परसेंटेज 100 का पार्ट है तो सबको ऐड करते हैं तो 100 आएगा। फ्रैक्शन 1 का पार्ट है तो सारे फ्रैक्शंस को यदि मैं ऐड कर दूं, मान लो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूं तो टोटल कितना आना चाहिए, 1। सिंपल से देखो, बेसिक सी बातें हैं, उन्हीं को केमिस्ट्री से जोड़ना होता है। अगर हम अलग दुनिया में ही चले गए कि केमिस्ट्री में सब कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वही हमारा केमिस्ट्री में क्वांटिटी कैलकुलेशन है। जैसे परसेंटेज कितनी बार यूज किया होगा कि अगर तुम्हारे पास सपोज एक चीज 60% है तो दूसरा कितना होगा, सीधे दिमाग में आएगा 40%। क्यों? क्योंकि टोटल 100 का पार्ट है। सेम वही फ्रैक्शन है, 1 का पार्ट। अगर एक 0.6 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, सीधे दिमाग में आना चाहिए 1 माइनस 0.6, 0.4। सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ 1। सारे के सारे फ्रैक्शंस अगर हम जोड़ते जाएं तो हमें टोटल कितना मिलना चाहिए, 1। अगेन यहां पे कहीं वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा है, दैट मीन मोल फ्रैक्शन इज योर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। मोल फ्रैक्शन इज अवर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलैलिटी, विच इज मोल पर किलोग्राम। सो सिमिलर टू मोलैलिटी, यहां भी हम मोल की इंफॉर्मेशन बताते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पे हमने 1 लीटर में बताया था, यहां पे 1 किलोग्राम में बताएंगे। सेकेंड अंतर है, वहां पे टोटल सोल्यूशन में बताया था, यहां पे सिर्फ सॉल्वेंट में बताते हैं। सो मोलैलिटी इज अवर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ओनली इन किलोग्राम। या इसी को अगर हम चाहें सो किलोग्राम को ग्राम में बदला जा सकता है। अगेन वही यहां पे ग्राम को किलोग्राम में बदलना तो 1000 से डिवाइड करेंगे एंड दैट 1000 विल कम हियर। सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इज मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम। इसी का दूसरा नाम है मोलल, और इसी को हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल m इज आवर मोलैलिटी, कैपिटल M इज आवर मोलैरिटी। और अगर यहां पे देखें मोल मास कहीं भी वॉल्यूम टर्म नहीं है तो बताओ टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? सो करेक्ट आंसर, दिस इज आवर टेम्परेचर independent concentration term. This concentration term is temperature independent. ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ओके बच्चों, सपोज ये वाला क्वेश्चन है, we have to find the concentration of urea according to the given information and यहां पे अगर देखें कैपिटल M यानी कि हमें मोलैरिटी में निकालना है, मोल्स पर लीटर में। सो हमें यूरिया के मोल्स चाहिए होंगे। मोल्स के लिए वही पुराना कन्वर्जन, जब भी मोल की तरफ आना है कैसे आते हैं, डिवाइड करके। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। सो यूरिया के मोल्स आ जाएंगे, दैट विल बी 10 to the power -3 मोल्स। 10 to the power -3 मोल्स। सो द मोलैरिटी ऑफ द यूरिया सोल्यूशन विल बी मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है सो दैट्स वाई हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आ जाएगा 0.01 मोल्स पर लीटर। सो द कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01 मोल्स पर लीटर। ऑप्शन डी बन जाएगा करेक्ट आंसर।
तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अभी तक हमने क्या समझा है? अभी तक हमने हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की मीनिंग समझी है और कैसे फॉर्मूले में तीन इंफॉर्मेशन, देखो सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, सारे क्वेश्चन में सिमिलैरिटी ढूंढो कि सब में तीन बातें हैं। एक है कॉन्सेंट्रेशन, सल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूशन का अमाउंट। तीन में से कोई दो बातें दी गई जाती है, तीसरा निकालना है। अमाउंट गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन ये अमाउंट गिवन है तो सल्यूट का अमाउंट निकल आएगा। कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट का अमाउंट है तो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का अमाउंट निकल आएगा। और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में भी अगर हम टोटल अमाउंट निकाल पाते हैं तो वहां से भी हम तीसरा अमाउंट निकाल सकते हैं। यानी अगर ए और बी देखा जाए, मुझे ए पता है, सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट पता है तो बी का निकल आएगा। बी और सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट पता है तो ए का निकल आएगा। ए और बी का अलग अलग अमाउंट पता है तो ऐड करके सॉल्यूशन का अमाउंट आ जाएगा। तो हर तरह से हमें बेसिक इन तीनों में से कोई दो बातें दी जाती है क्वेश्चन में, तीसरी बातें निकालनी होती है। बेसिक जो क्वेश्चंस रहते हैं। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन समझे उन सबका पैटर्न सेम है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में जब तक तुम पैटर्न नहीं ढूंढोगे वो क्वेश्चन रटने वाली बात हो जाएगी कि ये क्वेश्चन में ये काम करना होता है। क्यों? क्योंकि रटाया गया। तो वैसे नहीं जाना हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पैटर्न ढूंढना कि ये काम ही क्यों किया, ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, इस फॉर्मूले को यूज कैसे किया जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन से जुड़ा हुआ अगला टर्म है डाइल्यूशन। अब इसका भी रटा रटाया फॉर्मूला M1V1 बराबर M2V2, लेकिन क्यों? तो पहले समझते हैं। डाइल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी एक सोल्यूशन है, ऑलरेडी एक सोल्यूशन है हमारे पास। डाइल्यूट करने का मतलब सोल्यूशन को वीक बनाना, सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को घटाना। तो डाइल्यूशन में हम मिलाते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बाद एक नया सोल्यूशन बनता है। इस नए सोल्यूशन को कहा गया डाइल्यूटेड सोल्यूशन। इस नए सोल्यूशन को क्या कहा गया? डाइल्यूटेड सोल्यूशन। तो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मेरे पास शुगर का सोल्यूशन है, शुगर का सिरप है, उसमें तुमने पानी और मिला दिया तो सोल्यूशन की मिठास कम होगी या नहीं होगी, सोल्यूशन की स्वीटनेस कम होगी या नहीं होगी? दैट इज अवर डाइल्यूशन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डाइल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट अनचेंज्ड रहता है? सॉल्वेंट का अमाउंट क्या रहता है? अनचेंज्ड। कि डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद सॉल्वेंट के अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आता। यानी कहा जा सकता है कि सॉल्वेंट के मोल्स डाइल्यूशन से पहले, सॉल्वेंट के मोल्स डाइल्यूशन के, सॉल्यूट के मोल्स डाइल्यूशन के बाद। तो डाइल्यूशन में, आई एम सॉरी, यहां पे सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेंट तो हम मिला रहे हैं, डाइल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट अनचेंज रहता है। सॉल्यूट के मोल डिसोल्यूशन या डाइल्यूशन से पहले और सॉल्यूट के मोल डाइल्यूशन के बाद, क्योंकि हम ऐड क्या कर रहे हैं? हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट जैसे यहां पे सपोज 5 ग्राम शुगर 100 ग्राम वाटर में थी, तो हमने क्या किया? शुगर तो उतनी है, अभी यहां पे गए तो शुगर तो अभी भी उतनी है 5 ग्राम। अब बस सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ गया, कुछ हमने पानी मिला दिया तो सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ गया। तो कह सकते हैं कि डाइल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है। डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूट का अमाउंट सेम रहता है। अमाउंट सेम है तो मास भी सेम है, मोल भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। किसकी? सॉल्यूट की। तो इसको मैं लिख सकता हूं डाइल्यूशन से पहले की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और इसको लिख सकता हूं डाइल्यूशन के बाद की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो ये बन जाती है हमारी डाइल्यूशन इक्वेशन। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओवरऑल क्या किया? ओवरऑल हमने इस बात को सेम किया या कंजर्व किया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल नॉट चेंज। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के कंजर्वेशन पे बेस्ड है डाइल्यूशन इक्वेशन, वेयर V1 इज टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, V1 ध्यान रखना क्या है? सॉल्यूशन की वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, and V2 is our total volume after dilution। तो इसमें क्वेश्चन बच्चों दो टाइप से बनते हैं, कितना मिलाया गया और मिला के कितना हो गया। सपोज 100 ml सोल्यूशन है, सपोज अवर V1 इज 100 ml,
और V2 आ गया 500 ml। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, डाइल्यूशन के बाद टोटल वॉल्यूम कितनी है तो आंसर होगा 500 ml। लेकिन अगर पूछा जाए वाटर कितना मिलाया गया, हाउ मच वाटर वॉज एडेड, हाउ मच सॉल्वेंट वॉज एडेड, क्योंकि 100 ml तो पहले से था ना हमारे पास, 100 ml हमारे पास पहले से था, तो मिलाया कितना गया, मिलाया गया 500 माइनस 100 यानी कि 400 ml। वरना कई बार ऐसा होगा कि हम आंसर निकालने के बाद भी गलत आंसर पे मार्क करके आ गए, सिर्फ अपनी जल्दबाजी में, सिर्फ अपनी हड़बड़ी में गलत आंसर मार्क करके नहीं आना है। तो दैट इज अवर डाइल्यूशन। नाउ डाइल्यूशन से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है मिक्सिंग। डाइल्यूशन में हमने सॉल्वेंट मिलाया था, मिक्सिंग में हमारे पास दो अलग अलग सोल्यूशन होंगे, दोनों को मिला के हम नया सोल्यूशन बना देंगे, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, एंड दिस इज अवर फाइनल सोल्यूशन। जैसे सपोज 5 ग्राम शुगर 100 ग्राम पानी में थी, ये एक सोल्यूशन था। सेकेंड 5 ग्राम या 15 ग्राम शुगर 200 ग्राम पानी में थी, ये दूसरा सोल्यूशन था। तो मिलाने के बाद क्या हुआ, मिलाने के बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या जब दोनों सोल्यूशन को मिलाया गया तो नए सोल्यूशन में शुगर के 20 ग्राम नहीं हो गए, और नए सोल्यूशन का टोटल मास क्या 300 ग्राम नहीं हो गया। तो सेम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डाइल्यूशन का कि आफ्टर डाइल्यूशन हमारे पास क्वांटिटी ऐड हो जाती है, आफ्टर मिक्सिंग हमारे पास क्वांटिटी ऐड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं आफ्टर मिक्सिंग जो फाइनल वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम का एडिशन V1 प्लस V2। जो फाइनल सल्यूट के मोल्स हैं, सल्यूट का मास भी ऐड होगा, सल्यूट की वॉल्यूम भी ऐड होगी, सल्यूट के मोल भी ऐड होंगे, वो इनिशियल दोनों सॉल्यूशन के मोल्स का एडिशन होगा। सो डाइल्यूशन की तरह मिक्सिंग का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर मिक्सिंग हमारे पास क्वांटिटी ऐड हो जाती है, आफ्टर मिक्सिंग हमारे पास क्वांटिटीज ऐड हो जाती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो फाइनल मोलैरिटी है, मोल को लिख सकते हैं मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज V1 प्लस V2, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, जो अभी पीछे हमने फॉर्मूला समझा था। इनिशियल हो जाएगा M1V1, फाइनल हो जाएगा M2V2। तो यहां से मिक्सिंग की इक्वेशन आ जाती है। तो देखो बच्चों, दोनों इक्वेशन बहुत सिंपल तरीके से आए हैं, और दोनों में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो मोलैरिटी है। अगर मोलैरिटी के अलावा कोई दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो वो हमें अलग से कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो द मिक्सिंग इक्वेशन इज M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, दैट इज अवर मिक्सिंग इक्वेशन। जैसे देखो, what volume of 0.8 mAlCl3 solution should be mixed with 50 ml of 0.2 mCaCl2 solution to get a solution of chloride ion concentration equal to 0.6 moles per liter। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर यहां पे सीधे M1V1 फॉर्मूला लगाया तो आंसर गलत आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें फाइनल मोलैरिटी चाहिए Cl माइनस की। जैसा हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि हमेशा हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये AlCl3 का है, इसमें Cl माइनस जो मिलेगा तो वो 3 टाइम्स होके मिलेगा, क्योंकि जब ये टूटेगा तो 3 Cl देगा। तो Cl माइनस का इनिशियल कंसेंट्रेशन पहले वाले में आएगा 3 इंटू 0.8, दैट विल बी 2.4, दैट विल बी 2.4। सिमिलरली ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है ये CaCl2 का दिया गया है, तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन यहां पे डबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 2। तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन सेकेंड वाले सॉल्यूशन में है 0.4। तो चाहे मिक्सिंग हो चाहे डाइल्यूशन हो, हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम इक्वेशन किस आयन या किस मॉलिक्यूल के लिए लगा रहे हैं। सो अब हम डाइल्यूशन इक्वेशन या मिक्सिंग इक्वेशन लगा सकते हैं
इनिशियल मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस, बिकॉज हम यहां पे Cl माइनस की फाइनल मोलैरिटी निकाल रहे हैं, सो Cl माइनस की फाइनल मोलैरिटी निकालने के लिए इनिशियल भी हम Cl माइनस की लेंगे, दैट इज 2.4। इसका कितना वॉल्यूम है एज्यूम कर लेते हैं V, ये तो पूछा गया कितना वॉल्यूम मिलाया गया, प्लस M2V2, M2 कितना है Cl माइनस का 0.4, वॉल्यूम कितनी है 50, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी V प्लस 50, सो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, हमें जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए दैट इज 0.6। चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 2.4V इज इक्वल टू 2.4V प्लस दिस विल बी 5 into 4 20 is equal to 0.6V plus 6 into 5 that will be 30. So इसे इधर ले आएंगे, बन जाएगा 1.8V is equal to 10. V will be 10 by 1.8, 100 by 18 that will be 5 point something ml. 5 point something ml यानी कि इतना वॉल्यूम लिया जाए, लगभग 5.56 ml, लगभग 5.56 ml पहले सॉल्यूशन का मिलाएंगे तो हमें डिजायर्ड फाइनल कंसंट्रेशन मिल जाएगा, हमें डिजायर्ड फाइनल कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो ऐसे बच्चों हमें यूज करना है मोलैरिटी इक्वेशन को। देखो अब इस क्वेश्चन को समझना, क्या क्या कहा गया है। डेंसिटी गिवन है 2 मोल्स पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज दिस मच, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्जन, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्जन, जहां पे हमें एक टाइप के कॉन्सेंट्रेशन को बदल देना है दूसरे टाइप के कॉन्सेंट्रेशन में, हमें एक टाइप के कॉन्सेंट्रेशन को दूसरे टाइप के कॉन्सेंट्रेशन में बदलना है। मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी पूछा गया है। इसका पहला तरीका यह है कि कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्जन के डायरेक्ट फॉर्मूले याद हो। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड वन इज मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी divided by 1000 times of density of solution minus molarity into molar mass of solute, molar mass of solute। तीसरा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute is equal to molarity divided by molarity plus 1000 divided by molar mass of solvent। ध्यान रखना कि यहां पे जो हम मोलर मास ले रहे हैं दैट मोलर मास इज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट का नहीं सॉल्वेंट का। तो एक तरीका तो ये होता है बच्चों, ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्जन के फॉर्मूले डायरेक्टली याद हो। पहला फॉर्मूला मोलैरिटी और मोल और परसेंटेज का रिलेशन है, मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट का रिलेशन है, मास बाय मास का। दूसरा मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन है। तीसरा मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का रिलेशन है। यही 3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो या तो हम कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्जन में ये तीनों फॉर्मूले याद कर लें, इन तीनों फॉर्मूले को हमें याद करना होगा, या हम क्या कर सकते हैं, या हम चीजों को समझ सकते हैं। देखो जो दिया गया है उसका मतलब, जो पूछा गया उसका फॉर्मूला सोचो। 2 मोलैरिटी का मतलब क्या है? मोलैरिटी हमें कैसी इंफॉर्मेशन देती है कि कितना डिसॉल्व्ड है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 2 मोल्स हैं किसके, NaOH के, कितने में, 1 लीटर या फिर 1000 ml सॉल्यूशन में। यही है। अब जरा सोचो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो 1000। तब कोशिश करेंगे यहां से उन इंफॉर्मेशन को निकालने की। सबसे पहले वॉल्यूम की बात नहीं हो रही तो वॉल्यूम इंफॉर्मेशन को बदल देंगे मास इंफॉर्मेशन में। डेंसिटी गिवन है, सो 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास आ जाएगा, डेंसिटी कितनी गिवन है 1.28, 1280 ग्राम।
दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना कि हमें चाहिए सिर्फ सॉल्वेंट का मास, और हमारे पास आया है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो पहुंच जाते हैं सॉल्वेंट के मास पे। 2 मोल NaOH, NaOH का मोलर मास दैट इज 40। इस तरह से जाने से फायदा यह है कि जब हम प्रैक्टिस कर लेते तो चीजें जल्दी भी होती हैं, प्लस हम फॉर्मूले को रटने और फॉर्मूले को यूज करने से बच जाते हैं। तो ये आ जाएगा 80 ग्राम। दिस इज अवर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सल्यूट। अब देखो हमें क्या क्या पता है, हमें मोल पता है सल्यूट के कितने हैं 2 मोल्स, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए तो मुझे टोटल मास भी पता है। सो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा टोटल सॉल्यूशन का मास माइनस सल्यूट का मास, सो दैट विल बी 1280 माइनस 80, दैट विल बी 1200 ग्राम। बस अब क्या करना, अब सीधे फॉर्मूले में रख देना, आ गया आंसर। सो ये आ जाएगा 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1200, so that will be 20 by 12 और 10 by 6, 1.66 moles per kilogram, approximately 1.66 moles per kilogram, that is the molality of given solution। तो ये कहलाता है concentration conversion। concentration में यही सारी बातें समझनी होती हैं। पहला, हर एक concentration टर्म की मीनिंग और उस मीनिंग से जुड़ा हुआ उसका फॉर्मूला, ताकि बेसिक समझ सकें कि कैसे हम कंसंट्रेशन टर्म में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड, अगर हम किसी सॉल्यूशन में डाइल्यूशन या मिक्सिंग कर रहे हैं तो भी कंसंट्रेशन बदलेगा, वहां पे हमें डाइल्यूशन या मिक्सिंग इक्वेशन को यूज करना पड़ सकता है। एंड थर्ड, सपोज मुझे मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलैलिटी पूछा है, मोलैलिटी देके, मोलैलिटी मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन देके दूसरा पूछा गया है, तो ये जनरल तरीका है कि जो भी दिया गया उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन लिख पाएंगे यूजिंग डेफिनेशन, एंड जो पूछा गया उसके फॉर्मूले में जो इंफॉर्मेशन चाहिए उनको, जैसे हमने कंसंट्रेशन में मोल कन्वर्जन सीखा था, उसी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आओ एक और क्वेश्चन समझते हैं। परसेंटेज वेट ऑफ जिंक इन व्हाइट विट्रियोल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज निकालना। देखो व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है, ZnSO4.7H2। अगर हम देखें तो जिंक का मोलर मास 65 होता है, वो ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता है। तो जिंक का मोलर मास हो गया 65, सल्फर का हो गया, एक सल्फर है 32, ऑक्सीजन का हो गया 4 इंटू 16 यानी 64, हाइड्रोजन का हो गया या पूरे वाटर का हो गया 7 इंटू 18, एक वाटर का 18, सो 7 इंटू 18, सो दैट विल बी 65 प्लस 96 प्लस, इसको भी ऐड कर लेते हैं 96 और 65 को, 6 5 11 9 6 15 161, 96 and 65 161 प्लस 18 into 7 126, 7 8 56 5 7 1 5 12, so this one will be 6 plus 1 7, 6 2 8 1 1 2। तो जो भी बच्चों हमने सॉल्यूशन में समझा था सेम कॉन्सेप्ट। अगर मुझे जिंक का परसेंटेज मास चाहिए, परसेंटेज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं देख रहा हूं यहां पे कि जिंक की वजह से आया 65 ग्राम। 65 ग्राम इज बिकॉज ऑफ जिंक, यानी कह सकते हैं कि जो ये 287 ग्राम का एक मॉलिक्यूल है, एक मोल मॉलिक्यूल है, उसमें जिंक की वजह से कितना मास है 65। तो जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज 287 मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, लगभग 300 मान लें तो लगभग 20 के आसपास, यानी ये वाला आंसर आता हुआ दिख रहा है। तो लगभग हमारा आंसर 22-23 के आसपास आएगा, जो हमें परसेंटेज ऑफ जिंक मिलेगा, परसेंटेज ऑफ जिंक मिल जाएगा। तो परसेंटेज कैलकुलेशन हम मॉलिक्यूल पे भी कर सकते हैं सिंपल तरीके से, कि मॉलिक्यूल का मोलर मास में कितना किस वजह से आया ये फाइंड करके। सपोज मुझे सल्फर का परसेंटेज चाहिए, तो सल्फर कितना आया 32 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 287 मल्टीप्लाई बाय 100। सपोज मुझे ऑक्सीजन का चाहिए, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन के ये भी है और ऑक्सीजन के ये भी, टोटल 11 ऑक्सीजन है, 4 यहां पे 7 वहां पे,
तो ऑक्सीजन के टोटल 11 एटम है, ये ऑक्सीजन की वजह से मास डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो हम किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं एक छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर। आओ आगे समझते हैं। इसी परसेंटेज से जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं मिनिमम मोलर मास के। मिनिमम मोलर मास में क्या करना है कि हमें फॉर्मूला नहीं पता है, तो फॉर्मूला नहीं पता तो हमें यह भी नहीं पता कितने एटम है, लेकिन मिनिमम मोलर मास के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो एटम एक होगा। जैसे अगर मुझे कहा गया परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, सो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम विल बी मास ऑफ सेलेनियम डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास ही तो हमारा मोलर मास है मॉलिक्यूल के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो अगर हमें ये मिनिमम चाहिए, अगर हमें मिनिमम मोलर मास चाहिए तो जो ऊपर वाला है वो भी मिनिमम होना चाहिए, ये भी मिनिमम होना चाहिए। सेलेनियम का एक एटम होगा तो एक सेलेनियम का मास आएगा, सेलेनियम का मोलर मास दिया 78.4, सेलेनियम के 2 आएंगे तो सेलेनियम का मास डबल हो जाएगा। तो सेलेनियम का मिनिमम कितना आ सकता है कि एक सेलेनियम आ जाए और उसके से मास कितना हो जाए 78.4। सो मिनिमम मोलर मास के क्वेश्चन करते समय कभी भी अगर हमसे कहा गया कि इसका मिनिमम मोलर मास कितना होगा, सो क्वेश्चन करते समय हमेशा एज्यूम करना है कि वो एटम एक होगा। सो द मिनिमम मोलर मास विल बी 78.4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना परसेंटेज है 0.5, 0.5। सो ये बन जाएगा 4 to 8, 8 to 16, 7 to 14 plus 1 15, 15680, 15680, that means option number 4, that is the minimum molar mass of the given enzyme। सो मिनिमम मोलर मास में देखो दो टाइप के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन वो है जहां पे हमें फॉर्मूला गिवन है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस एटम का कितना पोर्शन है, किस एटम के कितना मास आया। तो जिसका भी परसेंटेज निकालना उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ऑक्सीजन के 11 एटम थे तो 11 का मास लेंगे, सल्फर का एक एटम था सल्फर के एक का लेंगे, हाइड्रोजन के 14 एटम है हाइड्रोजन के 14 एटम का मास लेंगे। सो मिनिमम मोलर मास के अलावा अगर सिंपल क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन है तो हम उस एटम का जिसका भी परसेंटेज की बात हुई उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं गिवन है, जैसे यहां पे हमें एंजाइम का फॉर्मूला नहीं पता है, तो इस केस में हमने एज्यूम कर लिया फॉर्मूला कि जो भी फॉर्मूला रहा होगा उसमें हर एटम मिनिमम होगा, क्योंकि जब सारे एटम कम होंगे तभी उसका मोलर मास भी मिनिमम होगा। सो फॉर मिनिमम मोलर मास हम मिनिमम एटम मान के चलते हैं, तो हमने सेलेनियम के एटम एज्यूम कर लिए एक एटम, एक एटम के मास कितना आएगा जो उसका एटॉमिक मास है। सो एक एटम का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100 दैट शुड बी इक्वल टू परसेंटेज। वो परसेंटेज हमें गिवन था 0.5%, वो परसेंटेज हमें गिवन था 0.5%। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का बच्चों ये था बेसिक हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। तो क्या होता है इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सी सपोज मेरे पास ग्लूकोज है, सो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लिखते हैं C6H12O6। दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में, in one molecule of glucose we have 6 carbon atom, 12 hydrogen atom and 6 oxygen atoms। so molecular formula हमें simply एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है इसकी इंफॉर्मेशन देता है, या किसी भी एंटिटी का ऐसा फॉर्मूला
जो हमें बता सके कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल में इतना है तो एक मोल में भी इतना ही मोल्स होगा। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एक मॉलिक्यूल में एटम या एक मोल में कितने एटम के मोल हैं दोनों इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर हम इसी फॉर्मूले को बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, कैसे? डिवाइड बाय 6 करके। सो CH2O, इस टाइप के फॉर्मूले को बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्मूले को बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूले में क्या हो गया कि हमने जब डिवाइड किया 6 से, तो अब हमें यह तो नहीं पता चल पा रहा है कि कितने एटम हैं, कितने मोल हैं, हमें सिंपलेस्ट रेशियो पता चल रहा है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। जो फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे दे, दैट इज अवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, एंड जो फॉर्मूले हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताते हैं, दैट इज अवर इंपिरिकल फॉर्मूला। तो ये हमें एटम नहीं बताएगा, लेकिन ये हमें रेशियो बता देगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 है, और यही रेशियो मोल रेशियो भी होगा, राइट? क्योंकि अगर एटम का रेशियो इतना है तो मोल का रेशियो भी इतना है। यही बात क्वेश्चन सॉल्व कराएगा कि जब भी हमें इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है, सबसे पहले हमें मोल का रेशियो फाइंड करना है। मोल का रेशियो ही बन जाएगा, मोल का सिंपलेस्ट रेशियो ही बन जाएगा इंपिरिकल फॉर्मूला। एंड इस नंबर को निकालने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालते हैं, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल मास। और अगर हम इंपिरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, ये वही नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया था, तो अगर आने के लिए डिवाइड करें तो पीछे जाने के लिए मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बन जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बहुत सिंपल सी अप्रोच है इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की एनालिसिस की। देखा जाए एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे सपोज हमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का परसेंटेज गिवन है 40, 13.33 एंड 46.67। समझना इस बात को थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले इन सबको ऐड करके देखो, इन सबको ऐड करने पे 100 आना चाहिए। अगर कभी भी परसेंटेज 100 नहीं आ रहा है तो हमेशा हम जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो ऑक्सीजन मानते हैं। क्वेश्चन अगर नहीं बता रहा है तो जितना भी बच गया वो किस वजह से बचा हुआ मानेंगे? ऑक्सीजन। परसेंटेज बाय डिफॉल्ट कौन सी इंफॉर्मेशन होता है? मास की। यानी कि मुझे यह पता चल गया कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो मास परसेंट है, तो एज्यूम कर सकते हैं अगर टोटल 100 ग्राम सैंपल है, कार्बन का हो गया 40 ग्राम, हाइड्रोजन का हो गया 13.33 ग्राम एंड नाइट्रोजन का हो गया 46.67 ग्राम। अब बच्चों ध्यान रखो, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है? मोल का रेशियो। तो हमें मास से पहुंचना है मोल पे, तो सबसे पहले पहुंचेंगे मोल पे। 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास 12, 13.33 क्योंकि एटम है तो मोलर मास एटम का लेंगे, 46.67 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के एक एटम का मोलर मास 14, so that will be 3.33, that is 13.33 and that is our again 3.33। तो ये हमें मिल गई मोल की इंफॉर्मेशन। अब इसी मोल इंफॉर्मेशन को मोल रेशियो बनाना है। हर बार इंपिरिकल फॉर्मूले में यही 3 काम रहते हैं, मास इंफॉर्मेशन से मोल, मोल इंफॉर्मेशन से मोल रेशियो। सो 3.33, 13.33 जो भी मोल इंफॉर्मेशन आई है एंड 3.33,
इन मोल इंफॉर्मेशन को सबको सेम नंबर से डिवाइड करेंगे जो भी तीनों में सबसे छोटा है। 3.33, 3.33 एंड 3.33। सारी मोल इंफॉर्मेशन को हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटी इंफॉर्मेशन से। सो ये बन जाएगा 1, ये लगभग 4, ये लगभग 1, और ये बन गया हमारा सिंपलेस्ट मोल रेशियो। दिस इज अवर सिंपलेस्ट मोल रेशियो। कितना आ गया? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। आई थिंक यहां पे कुछ मिसप्रिंटेड है, CH4N होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। सो द इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। Empirical formula will be according to option number C. We have 1 carbon, 4 hydrogen, 3, 4, 12, yes, 4 hydrogen and 1 nitrogen. That is the simplest ratio of given compound. ये फॉर्मूला हमें simplest ratio मिल जाएगा। जैसे देखो, ये क्वेश्चन देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एनालिसिस हुई। कार्बन आया 40%, हाइड्रोजन आया 6.66%, बाकी पता ही नहीं। क्या ये टोटल 100 है? नहीं। क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया कि बचा हुआ ऑक्सीजन है, नहीं बोलता तो भी हम मानते हैं। तो कार्बन इज अवर 40%, हाइड्रोजन इज 6.66%, एंड जो बचा हुआ है यानी कि 100 माइनस 40 माइनस 6.66, दैट विल बी 53.33। ये आ गया ऑक्सीजन का परसेंटेज। ये आ गया बच्चों हमारे पास मास इंफॉर्मेशन। मास इंफॉर्मेशन को बदलेंगे मोल इंफॉर्मेशन में। सो 40 डिवाइडेड बाय 12, 6.66 डिवाइडेड बाय 1। मोल इंफॉर्मेशन में कैसे बदलेंगे? सबके मास को डिवाइड कर देंगे सबके मोलर मास से। सो ये आ जाएगा अगेन 3.33, दिस विल बी 6.66 and this will be 3.33। अब इसी मोल को बदलेंगे सिंपलेस्ट मोल रेशियो में। कैसे बदलेंगे? तीनों मोल में से जो भी सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो ये बन गया 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, ये बन गया 6.66 डिवाइडेड बाय 3.33। सबको हमेशा सेम चीज से डिवाइड करेंगे ताकि हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाए। ताकि हमें क्या मिल जाए? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 1, एंड यही सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। CH2O, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, CH2O। तो दिस इज अवर इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O। अगर कभी क्वेश्चन में हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा जाता है तो या तो हम ऑप्शन में इंपेरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, अदरवाइज हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे। चलो बच्चों, इसी के साथ अब हम कुछ कॉमन टॉपिक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं ताकि हम इस पूरे चैप्टर को एक साथ रिवाइज कर सकें। जैसे देखो, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन इतने ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2। अब इन सारे क्वेश्चन को तुम्हें खुद से जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करना, फटाफट सॉल्व करना ताकि हम एक क्विक रिवीजन कर सकें पूरे चैप्टर का। क्या कहा गया? इतने ग्राम Na2SO4 में कितने ग्राम ऑक्सीजन होंगे? मोल कन्वर्जन बताया, किसी और के बारे में पूछा, किसी और का। फटाफट इसका मोलर मास निकालते हैं। Na का 23 × 2 46, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, वाटर का 10 × 18 180। वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। सो ये हो जाएगा 96, 96 प्लस 6 102 प्लस 4 142 प्लस 180, 142 प्लस 180। सो ये आ जाएगा 2 8 4 12 112 322 322। तो मोल आ जाएंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है, 32.2 ग्राम Na2SO4.10H2। क्या कहता है हमारा तरीका? हमारा तरीका कहता है कि सबसे पहले जो भी दिया उसके मोल पे जाओ। मोल पे कैसे जाएंगे? मोलर मास से डिवाइड करके। तो ये बन गया 0.1 मोल
Na2SO4 डॉट 10H2। अब अगर Na2SO4 डॉट 10H2 वॉश इसके बारे में ही पूछा गया होता तो हम इसी के बारे में सीधे मोल कन्वर्जन करते, बट हमसे पूछा किसके बारे में गया है, ऑक्सीजन के बारे में। तो अब यहां से हम जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के 4 एटम यहां, 10 एटम यहां। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, बड़े से छोटा आना है मल्टीप्लाई करके, बड़े से छोटा आना है मल्टीप्लाई करके। सो ये बन गया 1.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब हमें जाना है ऑक्सीजन एटम के मास की तरफ। तो बड़े से छोटा आते हैं मल्टीप्लाई करके, छोटे से बड़ा जाना और डिवाइड करेंगे एटॉमिसिटी से। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के मोलर मास से, क्योंकि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ये लगभग 16, 24 के आसपास, 22 के आसपास का उत्तर आ जाएगा। आंसर आ गया सी, कि जितना दिया गया उसमें लगभग 22.4 ग्राम ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों नीट में मिलने के चांसेस होते हैं जहां पे मोल कन्वर्जन का यूज होता है। अगेन देखो 1 cc, cc मींस सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट ml। सो क्वेश्चन पे कह रहा है कि इतने में कितने एटम, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन है। चलो क्या दिया गया, 1 ml ऑफ N2। सबसे पहले देखो, क्योंकि मॉलिक्यूल पे सीधे चले जाएंगे, एटम के लिए इसमें टोटल 3 एटम है, राइट। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम है। और इसके उन्हीं 3 एटम में अगर देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 इंटू 2 14, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला के टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहले ml से आएंगे मोल की तरफ। 1/22.4 लीटर होता है, इसलिए 1000 से डिवाइड भी करेंगे। ये बन गया मोल। किसके मोल, ये बन गया हमारे पास N2O के मोल। इसको हम लिख सकते हैं 1/22400 मोल्स। अगर इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो नंबर से, सो दैट विल बिकम मॉलिक्यूल्स। इतने हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं सीधे 3 से, तो ये बन जाएंगे एटम के मोल। जिसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उसी के मोल बन जाएंगे। और अगर मैं इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दूं 22 से, तो ये बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के मोल। तो बच्चों देख रहे होगे हर बार क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्वांटिटी कन्वर्जन में समझना है, पढ़ना है, सीखना है कि कैसे हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में बदलते हैं। तो मॉलिक्यूल आ गए Na डिवाइडेड बाय 22400, दैट इज करेक्ट। एटम की अगर बात करूं तो एटम 3 इंटू 6 बन जाएगा 18, और नीचे का एक 2 जीरो कम किए तो ये नंबर भी सही है। इसमें एवोगैड्रो से नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एटम बन जाएंगे, इसमें एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, मोल से नंबर की तरफ। और अगर 2 सही है तो वो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई होकर ये देगा, तो ये वाला भी सही है। यानी कि आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। सिर्फ हमें सिंपली मोल कन्वर्जन करना था और उसके मॉलिक्यूल के अंदर एटम इलेक्ट्रॉन पे जाना था। बड़े से छोटे पे जाने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, बड़े से छोटे के मोल की तरफ जब भी जाना हो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। अगर इलेक्ट्रॉन के मोल पे जाना था तो एक में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखा, अगर एटम के मोल की तरफ जाना है तो एक में कितने एटम है वो देखा जाएगा। तो बड़े से छोटे की तरफ जाने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, समझने के लिए कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कैसे सॉल्व किया जाएगा, वही सिंपल तरीका, वही सिंपल तरीका। इस बार हमें छोटे से
इस बार हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे? एटॉमिसिटी से। किसकी? ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 8 से। तो ये बन गया मोल। अब ये किसके मोल बन गए? मैग्नीशियम फॉस्फेट के। कि अगर हमारे पास इतने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट होंगे तो उसके अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम के होंगे। तो ये आ जाएगा 0.08 8 3 24 10 1 312 मोल अप्रोक्सीमेटली। 0.0312 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इतने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट लेंगे तो उसके अंदर अगर कैलकुलेशन करके देखा जाएगा तो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम के होंगे। ध्यान रखना है एटॉमिसिटी उसी एटम की लेनी है जिसके लिए हम कन्वर्जन कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं तो चाहे बड़े से छोटा, छोटे से बड़े, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की ली जाएगी। अगर मैग्नीशियम के लिए करते तो एटॉमिसिटी मैग्नीशियम के लिए थे। अगर फॉस्फोरस के लिए करते तो एटॉमिसिटी फॉस्फोरस के लिए थे। तो एटॉमिसिटी का सारा खेल है। अगर एक इंपेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन देखा जाए, on analysis in a certain compound was formed to contain iodine and oxygen in the ratio of 254 and 80 ग्राम। फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला क्या होगा। देखो इस बार हमें 5% की जगह सीधे मास रेशियो दे दिया आयोडीन एंड ऑक्सीजन का। आयोडीन का कितना है? 254, ऑक्सीजन का कितना है? 80। तो ये हमें दिया हुआ है मास का रेशियो। फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए? मोल का रेशियो। मास रेशियो को बदलना है मोल रेशियो में। सिंपल डिवाइड बाय मोलर मास। तो इसका मोलर मास हो गया 127 एंड इसका मोलर मास हो गया 80/16 विच इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज 2, दिस इज 5। सिंपल मोल रेशियो मिल गया है 2 और 5, दोबारा से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला आ गया I2O5। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। I2O5 इज द फॉर्मूला। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। तो बच्चों तुम्हें इस चैप्टर में यही बातें समझनी होती हैं कि मोल कन्वर्जन कैसे करना है, स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे करनी है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे समझना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व ऑल द PYQs। इस एंड टाइम में सिर्फ PYQs लगाना इनफ है। अगर तुमने कोई और चैप्टर या कोई और बुक अभी तक नहीं लगाई है तो इस एंड टाइम में सिर्फ PYQ की प्रैक्टिस करना सफिशिएंट है, क्योंकि PYQ ही नीट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस बात की तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा। सो PYQ सॉल्व करो, इस चैप्टर को फिनिश करो ताकि हम जल्दी अगले चैप्टर पे मूव कर सकें। जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर फिनिश होते जाएंगे उन पे टिक लगाते जाओ, उनसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। क्योंकि तुम्हें ध्यान रखना है ओनली यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू अचीव। सो बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। यकीन रखो खुद पे कि तुम खुद ये काम कर सकते हो, नीट सिलेक्शन कर सकते हो, तो डेफिनेटली नीट सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।